और दूसरी खास बात थी कि इसमें अग्निरोधक साधनों का भी उपयोग किया गया था, जो कि उस समय एक नई चीज थी। बड़ी नफासत से घिसे स्लेटी पत्थरों से बना ये महल 3 मंजिलों वाली एक अद्भुत इमारत है। इसके ऊपर 5 मंजिला गोपुर है, जिसके गुंबज पर सुनहरा कवच जड़ा हुआ है। जमीन से लेकर शीर्ष पर स्थित स्वर्ण ध्वज तक इस गुंबज की ऊंचाई लगभग 145 फुट है। सामने ऊंचे ऊंचे स्तंभों पर सुंदर मेहराबें हैं। बीच की मेहराब के ऊपर अति सुंदर गजलक्ष्मी जी की मूर्ति है। निचली मंजिल पर पूर्व दिशा में एक भव्य गजद्वार है। बगल में यानी दक्षिण दिशा में सुंदर कल्याण मंडप है। निचली मंजिल पर है एक विशाल राज दरबार। और उसी मंजिल पर अंबा विलास नामक बेहद आकर्षक रूप से सजाया गया दरबार सभागृह है। राजमहल के सामने विशाल मैदान और खूबसूरत बागीचे इसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। इस महल में कुल 5 प्रवेश द्वार हैं, जिनका निर्माण इंडो सार्सेनिक शैली में किया गया है। जय मार्तंड पूर्वी दिशा में स्थित एक आश्चर्यजनक और विशाल दरवाजा है। इसकी मेहराब की चौड़ाई 60 फुट है। इस विशाल प्रवेश द्वार का इस्तेमाल खास तौर पर हाथी और घोड़ों के आने जाने के लिए किया जाता है। जयराम और बलराम द्वार उत्तरी दिशा में स्थित जयराम और बलराम नामक द्वारों का इस्तेमाल विजयदशमी के त्योहार में जुलूस के समय किया जाता है। ब्रह्मपुरी नामक दरवाजे का इस्तेमाल सिर्फ राजघराने के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। करिकल्लू तोट्टी नामक द्वार का इस्तेमाल विदेशी मेहमानों एवं राजदूतों के लिए किया जाता था। बराही नामक ये द्वार आम लोगों के आवागमन के लिए है। ये महल अपनी प्रकाश सज्जा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पूरे राजमहल की आकृति रेखा के अनुसार हजारों बिजली के बल्ब जगमगाते हैं। इनकी बेहद खूबसूरत जगमगाहट से ये एक रोशनी का महल प्रतीत होता है। मैसूर का राजमहल अपनी तरह का इकलौता महल है, जिसकी तुलना दुनिया के किसी भी और महल से नहीं की जा सकती। इसकी सुंदरता और भव्यता को देखकर हर सैलानी मंत्रमुग्ध हो जाता है। नवरात्रि, राष्ट्रीय पर्व, रविवार और कुछ खास मौकों पर इस महल की बिजली के हजारों जगमगाते बल्बों से विशेष सजावट की जाती है। ये विहंगम दृश्य सचमुच अविस्मरणीय होता है। ललित महल। अगर महाराज कृष्णराज ओडेयर जैसे महान कला प्रेमी न होते तो शायद ये वास्तुशिल्प का अनमोल मूर्त रूप देखना मुनासिब न होता। इस शानदार भवन के विन्यासकर्ता थे E.W. फ्रिथले। सन 1921 में ये अद्भुत इमारत बनकर तैयार हुई थी और लागत आई थी लगभग 13 लाख रुपए। अब ललित महल एक शानदार होटल बन चुका है। कहा जाता है कि इस महल को खास तौर पर विदेशी मेहमानों को ठहराने के लिए बनाया गया था। जगन मोहन महल मैसूर का एक और शानदार महल है। जगन मोहन महल सन 1861 में कृष्णराज ओडेयर तृतीय ने इसका निर्माण करवाया था। इस महल की संरचना पूरी तरह हिंदू शैली में है। अंबा विलास महल से 40 साल पहले इस महल का निर्माण किया गया था और सन 1900 में पहली बार युवराज कृष्णराज ओडेयर के विवाह समारोह के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। राजवंश का पुराना महल जब आग में जलकर भस्म हो गया था तो नए महल का निर्माण पूरा होने तक राजवंश के लोग इसी महल में रहते थे। इस महल के सामने बागीचे के निर्माण से इस महल की सुंदरता
और भी बढ़ गई। कृष्णराज सागर। कृष्णराज सागर या कन्नमवाड़ी कट्टे कावेरी नदी पर बना एक बांध है जिसे कृष्णराज ओडेयर चतुर्थ ने बनवाया था। औपचारिक रूप से इस बांध को शुरू करने से पहले ये जगह कन्नमवाड़ी कट्टे के नाम से जानी जाती थी। इस बांध की बाईं ओर कन्नमवाड़ी नामक एक छोटा सा गांव बसा है, इसलिए इस बांध को कन्नमवाड़ी कट्टे कहा जाता था। पहली शताब्दी में करिकालजोला नामक तमिल राजा ने भारत में पहली बार तमिलनाडु में स्थल है, इसलिए लोग इसे आर गेट यानी 6 रास्तों वाला गेट भी कहते हैं। कृष्ण राजेंद्र अस्पताल। इस इमारत की खासियत यह है कि इसका निर्माण 2 बार हुआ। पहली बार 1876 में और दूसरी बार सन 1918 में। इस इमारत की शैली पूरी तरह रोमन है और ये मैसूर के सबसे प्राचीन इमारतों में से एक है। इस अस्पताल को महाराजा कृष्ण राजेंद्र ओडेयर ने आम लोगों की मदद के लिए बनवाया था और इसीलिए इसका नाम है कृष्ण राजेंद्र अस्पताल। इस इमारत के निर्माण में लगभग 6.5 लाख रुपए खर्च हुए थे। चेलुवाम्बा अस्पताल। इस इमारत का निर्माण सन 1938 में हुआ था। इसकी मेहराबें शास्त्रीय शैली में निर्मित हैं और इसकी बाईं और दाईं ओर छतरी नुमा गुंबज नजर आते हैं। गोलाकार खंभे समूची इमारत को मजबूती और भव्यता प्रदान करते हैं। मैसूर राज्य की तीसरी राजकुमारी चेलुवाम्बा ने इस इमारत को अपने जन्मदिन के अवसर पर आम जनता को समर्पित किया था और आज यहाँ पर एक अस्पताल है। राजकुमारी कृष्णा जम्मण्णी तपेदिक अस्पताल। इस अस्पताल के निर्माण के पीछे एक दुख भरी कहानी छिपी है। महाराज कृष्णराज ओडेयर की बड़ी बहन राजकुमारी कृष्णा जम्मण्णी का जन्म 8 जून 1883 में हुआ था। 20 अप्रैल 1896 को उनकी शादी हुई थी। उनके 8 साल के वैवाहिक जीवन में उन्हें एक पुत्र और 3 बेटियां हुईं। महारानी वाणी विलास सन्निधान अपनी बेटी कृष्णा जम्मण्णी से बेहद प्यार करती थी। छोटे भाई कृष्णराज ओडेयर चतुर्थ को भी अपनी बहन से बहुत प्रेम था, परंतु बदकिस्मती से 22 नवंबर 1904 को सिर्फ 21 साल की अल्पायु में कृष्णा जम्मण्णी तपेदिक के कारण चल बसी। पर इस दुख भरी कहानी का यही अंत नहीं हुआ। महाराज और महारानी की तीनों बेटियां एक के बाद एक तपेदिक का शिकार होती चली गईं और संसार को हमेशा के लिए छोड़ चली। उस जमाने में तपेदिक का कोई इलाज नहीं था। महारानी वाणी विलास सन्निधान और महाराज कृष्णराज ओडेयर चतुर्थ के लिए इस गहरे सदमे से उबरना नामुमकिन था। एक बात उनके दिल में घर कर गई कि जब वे राजा होकर अपनी बेटियों को तपेदिक से नहीं बचा पाए तो आम जनता का इस बीमारी में क्या हाल होता होगा। इसलिए सन 1918 के अप्रैल महीने में महारानी ने इस तपेदिक अस्पताल के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। 18 नवंबर 1921 से इस अस्पताल ने मरीजों की सेवा करना आरंभ कर दिया। आज भी हजारों मरीज यहाँ मुफ्त चिकित्सा का लाभ उठाकर सेहतमंद होकर घर वापस लौटते समय महारानी को याद कर उनके प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हैं। मैसूर विश्वविद्यालय। विद्या के इस विशाल मंदिर में प्रवेश करते ही विद्या की देवी मां सरस्वती की सुंदर तस्वीर के दर्शन होते हैं। मैसूर विश्वविद्यालय भवन का निर्माण पूरी तरह से यूरोपीय शैली में किया गया है। आज भी ये इमारत अपनी भव्यता के साथ शान से खड़ा है। इसके सामने खुला घास का हरा भरा मैदान इस इमारत की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। महाराजा कॉलेज। 29 नवंबर सन 1889 को अंग्रेज राजकुमार हॉलबर्ट जब मैसूर आए तब उन्होंने इस इमारत की नींव रखी थी। कहा जाता है कि इस एक मंजिला इमारत को एक कॉलेज के रूप में बनवाया गया था, युवराज कॉलेज।
महाराजा कॉलेज के ठीक बगल में है युवराज कॉलेज नामक एक और कॉलेज। इसका उद्घाटन 8 अगस्त 1977 को उस समय के मैसूर विश्वविद्यालय के उपकुलपति राजेंद्रनाथ शील ने किया था। महारानी विज्ञान कॉलेज, इस कॉलेज की स्थापना सन 1881 में हुई थी। इसका असली नाम है महारानी वाणी विलास सन्निधान। ये इमारत पूरी तरह से यूरोपियन शैली में बनी है। चामराजेंद्र तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, अंग्रेज राजकुमार हॉलबर्ट ने इस इमारत की नींव सन 1906 में रखी थी और इसका निर्माण कार्य सन 1913 में पूरा हुआ था। उस समय इस इमारत के निर्माण का खर्चा हुआ था लगभग 2.5 लाख रुपए। इस संस्थान को महाराज चामराजेंद्र ओडेयर के नाम से समर्पित किया गया है। आज भी इस संस्थान का नाम उन्हीं के नाम से जुड़ा हुआ है। यहाँ सिद्धस्थ शिक्षकों द्वारा चित्रकला एवं अलग अलग तरह की कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। सीता विलास धर्मशाला, लगभग 1842 के आसपास कृष्णराज ओडेयर तृतीय ने इस इमारत की स्थापना की थी। देश विदेश से मैसूर आने वाले संगीतकार, कलाकार, कुश्ती के पहलवान जैसे कई तरह के मेहमान इसी में रहा करते थे। इसे चामराज मार्ग के बगल में ही बनवाया गया है। चिड़ियाघर, सन 1892 में महाराज चामराजेंद्र ओडेयर ने इस चिड़ियाघर की शुरुआत की थी। इस चिड़ियाघर में दाखिल होने वाले सबसे पहले जानवर थे ज़ीब्रा और बेबून। इन्हें बम्बई के फ्रैंक ब्राउन सर्कस से खरीदा गया था। उसके बाद यहाँ 2 शेर और कुछ अलग अलग प्रजाति की चिड़ियों को भी लाया गया। यहाँ के ज्यादातर जानवरों और चिड़ियों को खरीदा गया है। कुछ जानवर उपहार स्वरूप भी मिले हैं। इनके अलावा कुछ जानवरों को मैसूर के इर्द गिर्द जंगलों से पकड़ कर लाया गया है। ये चिड़ियाघर सन 1906 से लेकर 1927 की अवधि के दौरान लगभग 100 एकड़ जमीन पर बसा था। है ना ये कमाल की बात। इस तरह मैसूर की हर एक इमारत, सड़क, पेड़, यहाँ तक कि यहाँ का एक एक पत्थर अपने शानदार इतिहास को बयां करता है। इसीलिए मैसूर को कलाओं का मायका कहा जाता है। दशहरा महोत्सव मैसूर के राजा महाराजाओं के जमाने से ही अस्तित्व में है। सन 1565 में विजयनगर साम्राज्य का जब पतन हो गया, तभी से मैसूर के राजवंश को विजयनगर की परंपरा उत्तराधिकार के रूप में मिली। मैसूर के महाराजाओं ने इस परंपरा को जारी रखा। सन 1610 में मैसूर पर अपनी सत्ता की स्थापना करने वाले ओडेयर वंशजों ने ही दशहरा महोत्सव की शुरुआत की थी। उन्होंने इस महोत्सव को एक परंपरा का रूप दिया और अपने उत्तराधिकारियों को भी इस महोत्सव को जारी रखने का आदेश दिया। कृष्णराज ओडेयर चतुर्थ के जमाने से पहले दशहरा महोत्सव भव्य तौर से नहीं मनाया जाता था। ये त्योहार केवल मैसूर के किले के अंदर मनाया जाता था, इसलिए वो सिर्फ वहाँ के लोगों तक ही सीमित था। फिर भी वहाँ के लोगों को राजमहल में होने वाली विशेष पूजा पाठों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। ये विशेष पूजा आज भी की जाती है। अश्वयुज शुद्ध प्रथमी के दिन से लेकर दशमी तक चलने वाले इस उत्सव की शुरुआत होती है अंबा विलास थोट्टी में पहले दिन माता चामुंडेश्वरी की महापूजा के साथ। महाराज अपने शाही तलवार को सिंहासन के बगल में रखकर 9 दिनों तक हर रोज सिंहासन आसीन होते हैं। पहले दिन कंकड़ा भरण से लेकर 10वें दिन यानी विजयदशमी तक ये उत्सव मनाया जाता है। नवरात्र के 7वें दिन रजत यानी चांदी के मंडप में माता सरस्वती की पूजा, 8वें दिन दुर्गा अष्टमी, 9वें दिन महानवमी की पूजा होती है। उसी दिन महाराज के 32 अस्त्र शस्त्रों को राजमहल के परिसर में स्थित सोमेश्वर मंदिर के तालाब तक जुलूस में ले जाया जाता है। उसके पश्चात महाराज चांदी के रथ पर सवार होकर भुवनेश्वरी के मंदिर फिर बन्नी मंडप की ओर जाने वाली जुलूस का हिस्सा बन जाते हैं। वहां पर महाराज पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। अपने शाही तलवार से पीपल के पेड़ की टहनी को काटते हैं
और महाभारत की घटनाओं को याद करते हैं और इस तरह राजमहल का निजी त्योहार संपन्न होता है। इस निजी महोत्सव को देखने की अनुमति आम लोगों को नहीं दी जाती थी। उन्हें सिर्फ जंबू सवारी को ही देखने की अनुमति थी। जंबू सवारी एक शानदार प्रथा है। महाराज हाथी के ऊपर सजाए गए हौदे में बैठकर अपनी सेना अपने हाथी और घोड़ों के साथ कई वाद्यों के निनाद के बीच सवारी पर निकलते हैं। महाराजाओं की हुकूमत खत्म होने के बाद अब हौदे में चामुंडेश्वरी देवी की मूर्ति की स्थापना कर उसे जंबू सवारी पर ले जाया जाता है। राजमहल से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बन्नी मंडप तक की सवारी के लिए जब ये हौदा निकलता है तो अलग अलग तरह की झांकियां वाद्यों की आवाज के बीच रंग बिरंगी चीजों से अलंकृत हाथी के ऊपर लगभग 800 किलो के हौदे में चामुंडेश्वरी देवी की मूर्ति को बिठाकर जुलूस निकाला जाता है। इस सुंदर मनमोहक दृश्य को देखने के लिए देश विदेश से आए लाखों सैलानी धूप और बारिश की परवाह किए बगैर अत्यंत उत्साह से इस उत्सव में भाग लेते हैं। टेलीविजन के माध्यम से दुनिया भर के लोग इन दृश्यों को देखकर प्रसन्न होते हैं। राजमहल के किले में निजी तौर पर जिस दशहरा महोत्सव का आयोजन किया जाता था, अब वो इतना बड़ा महोत्सव बन गया है कि आम जनता भी इसमें खुले दिल से हिस्सा लेती है। मैसूर का दशहरा केवल महाराज की निजी संपत्ति, हाथी, घोड़े, सेना और गायों का ही त्योहार नहीं है, बल्कि अब एक ऐसा त्योहार बन गया है जिसे दुनिया भर के लोग देखते हैं। सैकड़ों सालों से आज तक जिस वैभव और प्रताप के साथ दशहरा उत्सव का आयोजन होता आया है, भविष्य में भी इसी उत्साह, जोश और प्रफुल्लता से इस उत्सव का आयोजन होता रहे। हमारा देश समृद्धि पाए, तरक्की करे, यही हमारी माता चामुंडेश्वरी से प्रार्थना है। Mysore, a glorious city which has earned a special mention on the pages of Indian history. A grand city which has got the sobriquet of the capital city of art, literature
and culture in India. The all-conquering Mysore kingdom now is called the Mysore city. Mysore, which is situated at the southern part of the state of Karnataka, is also a district headquarter. Located at a distance of 135 kilometers from the capital city, Bengaluru, Mysore spreads across an area of around 20 square kilometers. The approximate population of the city is estimated around 8 lakh. Situated in a temperate zone, Mysore is an undulating tableland fringed by verdant forests. Even since prehistoric ages, Mysore has been the home for lush green forests and ever-fertile land. Mysore is one of the rarest cities in the country, which has maintained intense passion for its historic legacy, as well as its nature to embrace the newest of technology. Mysore is not just a popular tourist destination, it is also a place of cultural and educational evolution. Mysore is the capital of art, literature, music and culture. The entire world is in love with Mysore Mallige, that is jasmine, Mysore Resham, that is silk, and the famous Mysore Dashera festival. Thousands of enthusiastic tourists flock the cultural city of Mysore every day. This royal city, with its past glory, never ceases to amaze the tourists. Mysore is probably the one and only city in India to have struck a balance between its traditional values and the state-of-the-art technology. Since Mysore is the center of old and glorious palaces, lush green gardens, trees full of life, silk and sandalwood at one end, and the epicenter of huge industry, information technology and global trade, all efforts are being taken to get Mysore recognized as the global city of traditions. This is our humble effort to collect information about the glorious monuments, temples, warriors and the kings who ruled this magnificent city of Mysore, and present the facts and figures in the form of a documentary to our esteemed viewers across the globe. According to Hindu mythology, Mysore acquired its name from the demon king called Mahishasura. The original name of the city was Mahishuru, or Mahisha's abode. Mysore is the anglicized version of Mahishuru. Chamundi Hill. Chamundi Hill is a breathtaking beauty which provides a natural charisma to the enrapturing city of Mysore. Chamundi Hill is situated like a backdrop to the city of Mysore and provides a panoramic view of the city. Since it looks similar when watched from all the 8 directions, this hill is called the Ashtamukhi Hill too. According to the scientists who have conducted extensive research, Chamundi Hill is largely made up of 700 million years old granite. According to the experts, Chamundi Hill is a home of 450 species of flowering plants, 180 different kinds of birds, 70 kinds of reptiles, 60 types of butterflies, porcupines and cheetahs are also among other animals. The Chamundi Hill is situated at a height of 3,489 feet from the sea level, and it has got 1,000 steps. It is said
that these steps were constructed by the senior Devaraja Odair in 1667. This is the famous monolithic statue of Nandi, the vehicle of Lord Shiva, situated at the Chamundi Hill. We can see this statue while climbing the hill. It is said that this statue was built again by the senior Devaraja Odair in the year 1667. Mahabaleshwar Temple. This is the sacred Mahabaleshwar Temple located at the top of Chamundi Hill. This temple is said to be more than 1,000 years old. It is also said that a king from the Ganga dynasty built this temple. According to an inscription dated 950 AD, this place was known as Mahabaladri or Mobbela Tirtha. Some of the rock inscriptions mention that the king of Hoysala dynasty, the great Vishnuvardhan, had donated huge sums of money in 1128 AD, and so did the kings of Vijayanagara dynasty in the year 1620 AD. It is also known that the Krishnaraja Odair III had rebuilt the entire temple in 1855. The place which you are seeing now is the divine abode of Sri Chamundeshwari Devi, the family goddess of the royal family of Mysore. According to the mythological story of Devi Purana, Mysore was ruled by the demon king Mahishasura. Hearing the prayers of gods and goddesses to save them from the demon, Goddess Durga took the birth of Chamundeshwari, killed the monster and settled here in this place forever. Initially, this was a very small temple. In the year 1600 AD, Raja Odair decided to build spires and a main entrance to this temple. In the year 1600 AD, Raja Odair decided to build spires and a main entrance to this temple. But due to some unforeseen reasons, that was not to be. But in the year 1827, Krishnaraja Odair III fulfilled the great ambition of Raja Odair. He built 7-storied spires in completely Dravidian style and installed a golden pinnacle and performed the Kumbhavishekam. The very elegant entrance door creates a wonderful aura to the gorgeous temple. Krishnaraja Odair III always believed that his existence was incomplete without goddess Chamundeshwari. That's why he had dedicated his entire life to the development of the temple of his beloved goddess. Another famous monument near the Chamundeshwari temple is a temple of Kodi Bhaireshwar, situated near the big pond. There's a close relationship between this temple and the foundation of the Odair dynasty of Mysore. Although this temple looks very common and without any artistic flavor, this is one monument which has got the secrets of the historical facts of a dynasty hidden in its heart. The biggest historical truth about this temple is that the Yadu dynasty, which ruled over Mysore for more than 6 centuries, had its dawn. In the year 1399 AD, 2 brothers named Yaduraya and Krishnaraya, who were well known as Vijaya and Krishna, with a longing to worship Melukote's Cheluva Narayana Swami, travelled all the way from Kathiawar in Gujarat to Vijayanagar en route to Mysore. They were so attracted by the natural beauty of Mysore, or Mysuru as it was known then, that they decided to stay there forever. One day, they received a horrible news. Maranayaka, the commander of a place called Karugalli, with an ambition to become the king of Mysore, started threatening the queen of Mysore, Deva Jamani. He told her to get her daughter married to him, or else he would kidnap her. Those were the tough times for Mysore dynasty, as the king Chamaraja had passed away
and he had no heir apparent to his throne. Yaduraya and Krishnaraya somehow got this news. These very pious brothers received an order in their dreams to spend an entire day at the Kodi Bhairaveshwar temple, where they would meet a holy man. At the same time, Queen Deva Jamani also received an order from her family goddess in her dreams to send a priest and a holy man to the Kodi Bhairaveshwar temple in order to get freed from all her troubles. She sends a priest and a holy man to the temple, where these men tell Yaduraya and Krishnaraya about the threat given by the evil commander. After thinking about the situation, the brothers agreed to extend the helping hands to the queen. They meet some of the assiduous men and soldiers of the queen and plan a battle against the commander. They attacked the evil commander and his loyal men, who were busy having a ball to celebrate the impending marriage to the princess at a village called Hadinaru. Yaduraya and Krishnaraya's loyal army destroys the army of Maranayaka and kills him. After the death of the evil commander, Yaduraya gets married to Princess Devajamani on an auspicious day. Thus Yaduraya becomes the founder of the Mysore dynasty. The Mysore dynasty, which started its rule on Mysore under the leadership of Yaduraya, has seen 25 kings in all. The kings of Mysore dynasty are called as Odayars. Until 1578 AD, when Raja Odayar came to the forefront of the regime of Mysore, it was just another small feudatory state under the Vijayanagar kingdom. As soon as the Vijayanagar dynasty had a mighty fall in 1585, the Odayars of Mysore inherited the traditions and the etiquettes of Vijayanagar, and they also continued it. In the year 1610, the Odayars of Mysore staked their claim on the throne with much fanfare and ostentation at Srirangpattan. Srirangpattan used to be the capital of Mysore kingdom. Meanwhile, during 1761 to 1799, there was a huge tiff and tension among the Odayars. In this period, Hyder Ali and the great Tipu Sultan took over the reins of the state of Mysore and ruled for 38 years. In the year 1799, the British army defeated Tipu Sultan and snatched Srirangpattan from him. They then appointed Krishnaraja Odayar III as the king of Mysore and handed over his ancestral throne when he was just 5 years old. But there were no grand mansions where the coronation ceremony to the new king could be held. Because in the year 1793, Tipu Sultan had demolished all the old and dilapidated structures in Mysore, including the palace, in order to build a new city called Nazarbad. Hence, the coronation ceremony was arranged and took place at Nazarbad under a pandal. There did exist a wooden palace in Mysore, which was renovated by Krishnaraja Odayar III in 1799 after he took over the reins of Mysore. But since the renovation work was conducted in just 2 years, and that too in a hurry, the palace again became weak and dilapidated pretty soon. And to top it, during the wedding ceremony of Princess Jayalakshma Manni in 1897, most parts of the wooden palace were burnt down in an accident. But we are lucky enough to have a photograph of the old palace, which was taken by a man called John Birdward. Birdward was a cavalier in the Mysore army. To reinstate the splendor and the pomp of the palace, the then royal representative, Queen Vani Vilasa Sannidhana, decided to build a new palace at the same place and in the same style as the old one. The blueprints were accepted, designed by Henry Irwin. B.P. Raghavullu Naidu, the chief executive engineer of the Mysore Palace Department, was assigned the responsibility of overseeing the construction of the palace.
Engineer Naidu did extensive research on the required architectural design in places like Calcutta, Delhi and Madras. Naidu's genius, his skill coupled with the hard work of the laborers, resulted in the construction of the never-before-seen monument. The dedicated toil of 35 long years put in by the laborers bore the sweetest of fruits, and in the year 1912, the new palace was up and ready. It is estimated that a whopping amount of rupees 41,47,913 were spent on this mega project. Two very unique things could be noticed in the creation of this palace. First of all, most of the construction materials used in this building were locally manufactured, and the adaptation of firefighting devices in the new construction was extraordinary. The main building was built with the heavy ash-colored granites and has 3 floors. One can see the 5-storied spire above the building. This spire is covered with golden tegument. From ground level to the zenith, where Golden Flag is situated, the total height of this spire is 145 feet. On the frontal side, one can see 7 huge arches. And behind the central arch, there are 2 more, but smaller arches, which are held together by huge pillars. On the central arches, one can see the sculpture of goddess Gajalakshmi. On the ground floor, at the eastern side, there's a huge elephant door. And at the southern side, we can see a beautiful wedding hall or a Kalyana Mandapam. On the ground floor, there's a huge assembly hall facing the east. In the same floor, there's a very elegant and private assembly hall, which is called Amba Vilas. The large open space and the garden in front of the palace make the entire look of the palace much more attractive and grand. There are 5 entrance doors in the palace, and each one of them is built in the Indo-Sasanic style of construction. Jai Martand. Jai Martand is the eastern door, which is well known for its grandeur and effectiveness. The diameter of the central arch over the door is 60 feet. This door was mainly used for the transportation of elephants and horses. Jai Rama and Balarama. On the northern side, we can see the Jai Rama and Balarama doors, which are used during the procession of the Vijayadashmi festivities. Brahmapuri. Brahmapuri door was used as the private facility of the royal family. Karikallu Thotti. Karikallu Thotti was used specially for the missionaries and the royal representatives. Varahi. The Varahi is available all the time for the general public. This palace is famous for its light decoration. The entire palace has been decorated with luminous bulbs along with the silhouette of the building. When illuminated, the entire building looks like a palace of light. There are no monuments in the world that can be compared with the royal palace of Mysore. This palace is indeed very unique. These are the words which can be seen on the lips of every visitor to the palace. One can be fortunate enough to see the illuminating decoration of the palace on the occasion of the Dussehra festival every Sunday and some other very special days. Lalit Mahal Palace. Not for the great visionary Krishnaraja Odear, we would have never seen such a magnificent monument. The architect of this wonderful palace was E.W. Fridley. The construction of this palace was completed in the year 1921.
with an approximate cost of 13 lakh rupees. Now this palace has turned into an elite hotel. It was specifically built for the king's guests. Jagan Mohan Palace. Another familiar sight of Mysore is the awesome Jagan Mohan Palace. This palace was constructed in the year 1861 by Krishnaraja Odeya III and is built in traditional Hindu style. This palace was built 4 decades before the Amba Vilas and was used for the first time in 1900 AD for the marriage ceremony of the Prince Krishnaraja Odeya. When the original abode for the royal family, the Mysore Palace, was burnt down in a fire, the royal family stayed in this palace till the original one was renovated. After the construction of garden in front of this palace, the entire look of the palace has become much more attractive. Krishnaraj Sagar. Krishnaraj Sagar or Kannambadi Katte is a dam built across the Kaveri River by the King Krishnaraja Odeya IV. Before the construction of this dam was started officially, this place was known as Kannambadi Katte. Since there is a small village called Kannambadi situated at the left bank of the dam, this place is popularly known as Kannambadi Katte. It was in the 1st century AD that a Tamil king called Karikala Chola who built a dam called Kalligai in Tamil Nadu, and this dam was the first ever dam in India. In the modern era, when the country saw a huge technological advancement, Krishnaraja Odeya IV decided to build a dam for the first time on the land of Karnataka in the year 1911. Under the able guidance of the then Divans, Sir M. Vishweshwaraya, Sardar M. Kantaraj Ars, Alkhian Rajkumar Banerjee, and Mirza M. Ismail, and with the untiring dedicated work of over 10,000 workers, the building of this dam was completed in 1931. A stone plaque was unearthed in 1911 during the construction of the dam. It was written in Persian language on the plaque that Tipu Sultan had planned to build a dam over the place as back as in 1781. This plaque now is installed at the entrance door. Saint Philomena's Church. There can be no doubt that Saint Philomena's Church is one of the most revered places of worship in India. It was constructed in classical perpendicular Gothic style and was inaugurated by the King Krishnaraj Odeya III on 28 October 1933. The outer part of this church is spectacular. The huge twin spires of the church are a whopping 175 feet in height. The part containing the altar and the choir is crossing. According to the legend, the Roman emperor called Diocletian used to harass the most beautiful lady in Greece called Phalome, who always maintained that her life was dedicated to the service of God. There are many such legends about this spectacular structure. Athara Kachari or District Offices. This district office or Athara Kachari, as it is known, is a very beautiful construction. This building is situated at a very high level and hence it looks very attractive. This building was built on an empty plot of land of about 93 acres, and the huge amount spent on the construction of this building is estimated to be 1,75,000 rupees. There's a huge spire in the central part and a conch-shaped urn on the top of the spire. We can see a beautiful statue of Sir James Gordon on the dais in front of the Athara Kachari. During the rule of Krishnaraja Odeya III, it is said that the British rulers tried to get a hold on the empire of Mysore, but it was Sir James Gordon who persuaded the British Empire to hand over the reins of Mysore back to the kings of Yadu lineage.
Silver Jubilee Clock. This clock was built in the year 1927 when the King Krishnaraja Odia IV was celebrating his 25th birthday. This superlative work of art stands at 75 feet with a square spire built in a mixture of Rajasthani design and Indo-Sasanic style of construction. This tower stands in front of the palace and it joins the Gandhi Square, Ashoka Road and the Palace Road. Most probably, this is one of its kind clock that won't be seen anywhere in the country. Krishna Rajendra Circle. This circle, built in the year 1950, was christened after King Krishnaraj Odia. The wonderful statue here was built by the well-known sculptor of Mumbai, R.P. Kamath. This circle joins Sayaji Rao Road from one side and Devraj Road from the other. We can see the Janata Bazaar or Janata Market around the circle. Chamarajendra Circle. This beautiful and grand circle, situated in front of the northern door of the palace in the central part of Mysore, is called the Chamarajendra Circle. This statue was built by a sculptor called Robert W. Carlton. The Odia king, who can be seen in the form of this statue, is surprisingly not wearing the traditional attire, but he is wearing the chaima he wore during the function of receiving his JCSI degree. This statue was built with memorial rocks and a pandal built around the statue with a classical umbrella hovering above it. This circle was built in 1920. Harding Circle. This circle was built primarily to welcome the royal representatives and missionaries. This circle was constructed in 1933. This circle was previously called as Nishad Bagh. There are many gardens around this circle. Since this circle joins 6 different roads, the local people call this as R Gate. Krishna Rajendra Hospital. This is a very unique hospital which was built twice. One in 1876 and for the second time in 1918. This building is built entirely in Roman style and this is one of the oldest monuments of the city. Since this hospital was built by the King Krishnaraja Odia to serve the common people of his state, this hospital was christened in the name of the great king and philanthropist. It is estimated that a huge sum of rupees 6.5 lakh were spent to build this hospital. Cheluvamba Hospital. This hospital was built in 1938. One can see beautiful classical arches in the building as well as an umbrella-like minaret, each at the left and right side of the building. Many circular pillars give strength and add to the beauty of this building. This building was donated to the common people by the Princess Cheluvamba of the Royal Mysore lineage. Since then, the building is being used as a hospital. Princess Krishna Jamanni Tuberculosis Hospital. There is a sad story behind the inception of this hospital. The second elder sister of the King Krishnaraja Odia IV, Princess Krishna Jamanni, was born on 8th June 1883. On 20th April 1896, she got married. In the 8 years of marital life, she gave birth to a son and 3 daughters. Princess Krishna Jamanni was the favorite daughter of her mother, the Queen Vani Vilasa Sannidhana. Even the princess's younger brother, Krishnaraja Odia I, loved his sister immensely. Unfortunately, Krishna Jamanni passed away on 22nd November 1904 at a tender age of 21 because of tuberculosis. But the tragedy didn't end there. All of Krishna Jamanni